पिछले एक अंक में हम लोगों ने मार्क्सवादी विचारधारा के जो मूल तत्व हैं उसका परिचय प्राप्त किया। मार्क्सवाद आगे दो धाराओं में विकसित हुआ, जिसको हम रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहते हैं या मार्क्सिज्म कहते हैं या कम्युनिज्म कहते हैं। वो मार्क्स के बाद दो धाराओं में विकसित हुआ। एक धारा तो वो है जिसके अंतर्गत रूसी साम्यवाद और चीनी साम्यवाद आता है, जिसके अंदर सोवियत मार्क्सिज्म और चाइनीज़ मार्क्सिज्म आते हैं। और दूसरी धारा वो है जिसको कि और इस रशियन और चाइनीज़ कम्युनिज्म के लिए ईस्टर्न मार्क्सिज्म शब्द का प्रयोग भी विद्वानों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये कुछ पूर्वी भाग में है विश्व के। इसलिए इस तरह का जो मार्क्सवादी चिंतन है उसको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म भी कहा गया, उसको ईस्टर्न मार्क्सिज्म या ईस्टर्न कम्युनिज्म भी कहा गया। तो और दूसरा जो मार्क्सवाद पश्चिम यूरोप के पश्चिम और मध्य भाग में विकसित हुआ, यानी जो सेंट्रल यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप में विकसित हुआ, जैसे कि हंगरी में, जर्मनी में, इटली में, इन देशों में और फ्रांस में, इन देशों में जो मार्क्सवाद विकसित हुआ 1922 के बाद, 1922 से लेकर और फिर 1970-75 तक जो विकसित हुआ उसको मोटे तौर से हम लोग वेस्टर्न मार्क्सिज्म कहते हैं। और उसमें भी कई स्टेजेस आती हैं, उसमें भी कई संप्रदाय आते हैं, जिनको हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो ईस्टर्न मार्क्सिज्म है या जो सोवियत मार्क्सिज्म है, उसकी कुछ खास बातें समझनी है। सोवियत मार्क्सिज्म में मुख्य रूप से तीन विचारकों का नाम या तीन राजनीतिक व्यक्तित्वों का नाम लिया जाता है। एक तो लेनिन, दूसरे ट्रोट्स्की और तीसरे स्टालिन। लेनिन तो एक प्रकार से सोवियत कम्युनिज्म के संस्थापक थे। 1917 में जो रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई वो उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। और लेनिन के बाद कुछ सत्ता का संघर्ष चला, प्रभुत्व का संघर्ष चला ट्रोट्स्की और स्टालिन के बीच में। बावजूद इसके कि लेनिन ट्रोट्स्की को ज़्यादा निकट पाते थे और लेनिन और ट्रोट्स्की ने जो मार्क्सवाद का जो रशियन एडिशन है उसको डेवलप करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की जो सत्ता है वो स्टालिन के हाथ में चली गई और ट्रोट्स्की को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो ये तीन लोग हैं जो कि सोवियत मार्क्सिज्म के अंतर्गत आते हैं, लेनिन, ट्रोट्स्की और स्टालिन। लेनिन का जन्म 1870 में हुआ और 1924 में उनका देहांत हुआ। वे युवावस्था में ही मार्क्स के प्रभाव में आए और मार्क्स ने जिस प्रकार से पूंजीवादी समाज की विकृतियों का चित्रण किया था, जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के शोषण का चित्रण किया था और उस सब को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से एक क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इस सब को उन्होंने एक डायलेक्टिकल तरीके से फिलॉसफिकली कैसे प्रूव किया था मार्क्स ने, इन सब चीज़ों का बड़ा गहरा प्रभाव लेनिन के ऊपर पड़ा था। और इसलिए वो बहुत अर्ली स्टेज में ही रूस में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी
जिसका कि नाम था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लेबर पार्टी, उसके सदस्य हो गए और उसमें बड़े वे सक्रिय रहे और धीरे धीरे वो पार्टी एक प्रकार से लेनिन के ही इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगी। उस दौर में जो कि 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष थे वे रूस में बड़े उथल पुथल के वर्ष थे, क्योंकि वहाँ पर ज़ारशाही जो थी उसके खिलाफ बड़ा असंतोष था। किसानों के मन में किसानों की दशा बहुत ख़राब थी, देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब थी, जनता में बड़ा तीव्र असंतोष था। फिर जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उसमें भी उसका भी रूस के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो यानी जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो रूस की स्थितियां थीं वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से बहुत ही चिंताजनक थी। यानी जो स्थापित शासन था उसके खिलाफ घोर असंतोष बढ़ रहा था। ऐसी स्थितियों का लेनिन ने अध्ययन किया और जो उनकी पार्टी थी उस पार्टी के अंदर ये एक मंथन प्रारंभ हुआ कि रूस की इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए और किस दिशा में सुधारा जाए। पार्टी के अंदर एक मत भिन्नता पैदा हुई जिसके कारण पार्टी में दो फैक्शंस बन गए। एक फैक्शन को बाद में मेंशेविक कहा गया, यानी जो कि अल्पसंख्या में था, माइनॉरिटी में था, जिसमें थोड़े लोग थे, और दूसरा जो फैक्शन था उसको बोल्शेविक कहा गया। बोल्शेविक का मतलब दूसरी भाषा में होता है मेजॉरिटी में जो लोग थे, जिनका लार्जर हिस्सा था पार्टी के अंदर। तो ये जो मेंशेविक और बोल्शेविक फैक्शंस के जो मतभेद थे वो बढ़ते चले गए और मतभेद इस बात को लेकर थे कि रूस में कोई बड़ा परिवर्तन तो अवश्य संभावी है, लेकिन वो परिवर्तन होना किस दिशा में चाहिए। मेंशेविक का मानना था, वो लोग भी मार्क्स को मानते थे, मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनका मानना था कि अभी रूस में जो रेवोल्यूशन के लिए जो कंडीशंस मार्क्स ने बताई हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो जाना चाहिए, वहाँ पर कैपिटलिज्म पूरी तरह से डेवलप हो जाना चाहिए, वहाँ पर वर्किंग क्लास हो बड़ी संख्या में और बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष हो, ये जो प्री कंडीशंस उसमें बताई थी रेवोल्यूशन की, तो मेंशेविक मानते थे कि अभी रूस में वो परिस्थितियाँ तो नहीं हैं, तो यहाँ पर किसी हम बड़े कदम के लिए तो तैयार नहीं है, क्रांति जैसे किसी बड़े कदम के लिए तो तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारा जो पहला प्रयास होना चाहिए वो प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम एक बोर्जुआ रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर काम करें। बोर्जुआ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कायम करें और वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लोगों की समस्याओं का समाधान करे और फिर धीरे धीरे जब परिस्थितियां परिपक्व हो जाएं तब जाके फिर हम कम्युनिज्म के लिए या रेवोल्यूशन के लिए काम करें। तो इसलिए जो मेंशेविक्स थे वे बोर्जुआ रेवोल्यूशन यानी बोर्जुआ लिबरलिज्म को लाना चाहते थे। लेनिन इस विचार से सहमत नहीं था और पार्टी के ज़्यादातर लोग भी इससे सहमत नहीं थे। लेनिन ने कहा कि मार्क्सवाद कोई एक कंप्लीट या इम्यूटेबल डॉक्ट्रिन नहीं है, मार्क्सवाद कोई एक जड़ सिद्धांत नहीं है कि मार्क्स ने जो कंडीशंस बताई रेवोल्यूशन की वो सब पहले हों तब फिर आप सोचें रेवोल्यूशन के बारे में, तब आप सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचें, ऐसा उसने नहीं कहा। बल्कि मार्क्स ने एक आउटलाइन दे दी, उस आउटलाइन के डिटेल्स को वर्कआउट करना तो समय, परिस्थिति, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। तो रूस में ये तो ठीक है कि यहाँ पर कोई वर्किंग क्लास नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है,
लेकिन यहाँ पर पेजेंट्री है और उस पेजेंट्री में जो किसान है उसमें बहुत घोर असंतोष है फ्यूडलिज्म के खिलाफ या यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम उसके खिलाफ। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सैनिक भाग लेकर वापस लौटे हैं वे भी अपनी सरकार से बहुत नाराज़ हैं और समाज के दूसरे वर्गों में भी सरकार के खिलाफ बहुत नाराज़गी है। जो इस समय की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपने दायित्वों को पूरा करने में बुरी तरह सफल रही है। तो इसलिए ये जो कंडीशंस हैं ये रेवोल्यूशन करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है और इसलिए इसमें हमको इसमें बहुत एकेडमिक नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है कि जो मार्क्स ने बताया एग्जैक्टली वो सब सिचुएशन बन जाए तब काम करें। तो इसलिए उस लेनिन ने कहा कि इन परिस्थितियों का हमें फ़ायदा उठाना है और हमें क्रांति कर देनी है, सत्ता परिवर्तन कर देना है। और क्योंकि ज़्यादातर पार्टी के लोग लेनिन के साथ थे और लेनिन ने बड़े चतुराई से बहुत एस्ट्यूट तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दिया। उसको क्रांति तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ वो एक सत्ता परिवर्तन था। हालांकि उसको बाद में रेवोल्यूशन कहा गया लेकिन यह था कि वो एक सत्ता परिवर्तन था कि लेनिन ने जो स्थापित सरकार थी उसको हटाकर शासन की शक्ति अपने हाथ में ले ली और रूस को एक समाजवादी देश डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो चुकी है। तो 1917 की ये जो बोल्शेविक क्रांति थी वो एक बड़ी घटना विश्व के इतिहास में मानी जाती थी और इस प्रकार से रूस का जो इतिहास है वो बदल गया और मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर पहली बार किसी देश में एक व्यवस्था स्थापित हुई, एक रेजीम कायम हुआ मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर। तो लेनिन न केवल बहुत अच्छे थ्योरिटिशियन थे, न केवल बहुत अच्छे सिद्धांतकार थे, बल्कि वो बहुत बड़े टैक्टिशियन भी थे कि रणनीति बनाने में भी वे बेमिसाल थे। और उन्हीं की ये रणनीति थी कि ये जो सत्ता परिवर्तन का काम था वो बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस समय रशिया जो है वो वीकेस्ट लिंक है, सबसे कमज़ोर कड़ी है साम्राज्यवाद की। इसको थोड़ा सा आप धक्का देंगे तो ये टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस समय हमको रूस सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस केवल थोड़ा साहस जुटाने की ज़रूरत है, रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ऐसा किया और उसमें शासन का परिवर्तन हुआ और वहाँ पर एक साम्यवादी पार्टी का शासन स्थापित हुआ। रूस संसार का पहला देश बना जहाँ पर कि मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर एक शासन व्यवस्था कायम। 1917 से 1924 तक जबकि उनका देहांत हुआ तब तक लेनिन ने रूस का शासन संचालन किया और कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में धीरे धीरे सारी शक्तियां केंद्रित होती चली। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि इससे ये स्पष्ट है कि जो लेनिन थे वो मार्क्सवाद को एक फ्लेक्सिबल सिस्टम मानते थे। उनका ये मानना था कि मार्क्स ने जो बातें कही हैं वे हमारे कार्य का, हमारी प्रेरणा का आधार तो होना चाहिए, लेकिन हमको लोकल कंडीशंस को देखकर, हिस्टोरिकल सिचुएशंस को देखकर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर परिवर्तन करने का अधिकार भी है। क्योंकि मार्क्सिज्म कोई इम्यूटेबल डॉक्ट्रिन नहीं है कि उसमें आप कहीं कुछ हाथ नहीं लगा सकते, कहीं कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं कर सकते। तो इस आधार पर पहली चीज़ तो ये आई कि उन्होंने मार्क्स के विचारों को रूस जैसे एक एग्रेरियन सोसाइटी में उन विचारों के आधार पर एक क्रांति की। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो मार्क्स की जो क्रांति की जो अवधारणा है उस प्रकार की तो नहीं थी, क्योंकि रूस के लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, पेजेंट्री भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई। जैसा कि
मैंने बताया कि वो एक प्रकार से तख्ता पलट था, सत्ता का परिवर्तन था। लेकिन ये था कि एक एग्रेरियन सोसाइटी में उन्होंने मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल के आधार पर एक शासन तंत्र स्थापित किया और उसके बाद वो धीरे धीरे सुदृढ़ होता चला गया। लेनिन ने 2-3 और भी मान्यताएं प्रतिपादित की जिनका मार्क्स के विचारों से थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। पहली बात तो लेनिन ने ये कही कि रूस की जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रूस का जो समाज है वो एक एग्रेरियन सोसाइटी है। ये कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है। यहाँ पर कोई उस तरह का वर्किंग क्लास नहीं है जैसे कि यूरोप के देशों में है। लेकिन यहाँ पर अगर परिवर्तन करना है, शोषण तो है, उत्पीड़न तो है, तो अगर इसका अंत करना है तो फिर इसमें हमें किसानों का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी बड़े पैमाने पर शोषण और उत्पीड़न के शिकार हैं। इसलिए एक तो उसने कहा कि रूस में जो रेवोल्यूशन है उस रेवोल्यूशन को करने में किसानों की अग्रणी भूमिका होगी, बड़ी भूमिका होगी। इस अर्थ में जहाँ मार्क्स ने जहाँ कहा कि ये जो प्रोलेटेरिएट करेगा, यानी जो सर्वहारा है, यानी जो वर्किंग क्लास है, जो कि कल कारखानों में काम करता है, वो रेवोल्यूशन करेगा, तो लेनिन ने कहा कि हमारे यहाँ की स्थिति भिन्न है, तो हमारे यहाँ रेवोल्यूशन करने का जो दायित्व है वो मुख्यतः किसान को वहन करना पड़ेगा। और लोग भी इसमें थोड़ा बहुत वर्किंग क्लास है या जो सैनिक हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से वापस लौटे थे और काफ़ी नाराज़ थे अपनी सरकार की नीतियों से, तो वो लोग भी इसमें शामिल हुए। लेकिन उसका ये मानना था कि इसमें मुख्य भूमिका किसानों की रहेगी और किसानों की रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मार्क्स ने कहा कि एक स्पॉन्टेनिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और मार्क्स ने का एक प्रसिद्ध कथन है कि द इमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज़ द वर्क ऑफ वर्किंग क्लास इटसेल्फ, कि जो सर्वहारा वर्ग है उसको अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाश करना है, यानी पूंजीवाद से कैसे निपटा जाए, उसका कैसे अंत किया जाए, इसको वर्किंग क्लास को इसका रास्ता खुद तय करना होगा, इसका उपाय खुद ढूंढना पड़ेगा। इसको स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि पूंजीवादी समाज में जब घोर असंतोष बढ़ेगा, कैपिटलिज्म के अंतर विरोध जब बड़े प्रबल हो जाएंगे, तो वर्किंग क्लास एक स्पॉन्टेनियस तरीके से रिवोल्ट कर देगा, रेवोल्यूशन कर देगा और पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। यानी उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है या कोई उनको दल या संगठन की आवश्यकता नहीं है। वर्किंग क्लास में जो कॉन्शियसनेस है वो जब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, अपने शोषण की चेतना जब अधिकतम स्तर तक विकसित हो जाएगी, तो वो क्रांति कर देंगे। लेकिन लेनिन इससे सहमत नहीं है। लेनिन कहता है कि असंतोष से वर्किंग क्लास में ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस तो विकसित हो सकती है, मतलब वो अपने श्रमिक संघ बना सकते हैं, अपने श्रमिक संगठन बना सकते हैं, उसकी मीटिंग कर सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। ये जो एक ट्रेड यूनियन आमतौर से जो काम करती है, तो वो ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस तो पैदा हो सकती है वर्किंग क्लास में, लेकिन उनके अंदर सोशलिस्ट कॉन्शियसनेस अपने आप पैदा नहीं हो सकती है। ये तो बाहर से लानी पड़ेगी, और बाहर से कहाँ से लानी पड़ेगी? पार्टी से, दल से। तो लेनिन ने एक दूसरा महत्वपूर्ण विचार ये जोड़ा मार्क्सवाद में कि मजदूरों के द्वारा क्रांति किए जाने में
उनके दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक दल बनाना पड़ेगा जिसमें बड़े प्रबुद्ध लोग होंगे, बड़े अनुभवी लोग होंगे। इस दल का जो स्ट्रक्चर है, जो कि लेनिन ने बताया है, वो बड़ा एलिटिस्ट है। बड़े प्रबुद्ध लोग, दूरदर्शी लोग, जिनको ऐतिहासिक परिस्थितियों की, सामाजिक परिस्थितियों की बड़ी अच्छी समझ है और जो बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, रणनीति में भी माहिर हैं। एक ऐसा एलीट वर्ग पार्टी को ऐसे एलीट लोगों की पार्टी होगी, वो वर्किंग क्लास को लीड करेगी। तो पार्टी तो होगी, लेकिन पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी का जो ढांचा है, वो एलिटिस्ट होगा, ऐसा लेनिन का मानना है। क्योंकि वो कहता है कि किसी भी जन समूह को नेतृत्व देने वाले लोग हमेशा थोड़े से होते हैं, और वे थोड़े से लोग बड़े प्रबुद्ध और दूरदर्शी और रणनीति का अच्छा ज्ञान रखने वाले, परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो साम्यवादी दल है, ये वानगार्ड होगा, हरावल दस्ता होगा, ये आगे आगे चलेगा और इसके पीछे पूरा वर्किंग क्लास चलेगा। तो बिना दल के मार्गदर्शन के सर्वहारा क्रांति नहीं हो सकती। उसने भी रूस में यही किया था, क्योंकि जो पार्टी थी लेनिन की, उसमें भी थोड़े से लोगों ने निर्णय लिया था, थोड़े से लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी, और वो स्ट्रेटजी इतनी सफल हुई कि थोड़े से लोगों ने ही सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो पार्टी है वो हरावल दस्ता होती है, वानगार्ड होती है, आगे चलती है, और इसके दो काम हैं। एक तो मजदूरों को, सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए तैयार करना, उनको डॉक्ट्रिनेट करना, उनको ट्रेन करना कि वो किस प्रकार से काम करेंगे, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। ये एक तो ज़रूरी काम है कि रेवोल्यूशन से पहले की ये भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जब रेवोल्यूशन हो रही है तो उसके लिए पूरी तैयारी पार्टी को ही करनी है, और जब रेवोल्यूशन हो जाए तो फिर जो सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन है, एक नए समाजवादी समाज की जो रचना है, वो भी पार्टी के नेतृत्व में होगी। क्योंकि जब तक कोई संगठन नहीं होगा शासन करने के लिए, कोई सब लोग शासन थोड़ा ना करते हैं, शासन करने के लिए तो एक अच्छा संगठन होना चाहिए, प्रबुद्ध लोग होने चाहिए। तो ये दोनों रोल हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, एक तो रेवोल्यूशन से पहले और एक रेवोल्यूशन के बाद। और वर्किंग क्लास को बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ अपने नेतृत्व के निर्देशों का, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उनके ऊपर उन्हें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, पूरे अनुशासन में रहना चाहिए। जब ये डिसिप्लिन्ड तरीके से काम होगा तब उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसलिए लेनिन ने दल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी, और वो मार्क्स से यहाँ पर थोड़ा भिन्न विचार रखता है। मार्क्स कहता है कि अपनी मुक्ति का मार्ग सर्वहारा वर्ग स्वयं तलाश कर लेगा। वो कहता कि नहीं, सर्वहारा वर्ग स्वयं नहीं तलाश कर पाएगा। सर्वहारा वर्ग को एक सशक्त, सबल नेतृत्व चाहिए, और पार्टी के रूप में उसको ये मिलेगा, और वो उनको उनकी मुक्ति का मार्ग बताएगा और उनको उसके लिए तैयार करेगा। पार्टी का जो संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सिद्धांत भी लेनिन ने दिया, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। रूस में कम्युनिस्ट शासन जब तक रहा तब तक पार्टी इसी सिद्धांत पर चलती रही, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का। मतलब ये है कि पार्टी में विचार विमर्श होगा, खुल के विचार विमर्श होगा, उस विचार विमर्श में सभी श्रमिक भाग लेंगे, विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श होगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी कोई भी नीति कार्यक्रम बनने से पहले उसके ऊपर थारो डिस्कशन होगा, हर लेवल पर डिस्कशन होगा, हर तरह के तर्क रखे जाएंगे,
हर तरह की आपत्तियां भी रखी जाएंगी, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लिया गया तो सभी लोगों को उसी निर्णय को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। फिर वहां पर तर्क वितर्क की या असहमति की गुंजाइश नहीं। इसलिए पार्टी में डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी होना चाहिए और पार्टी में सेंट्रलिस्ट एलिमेंट भी होना चाहिए। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो इस डेमोक्रेटिक, और हम लोग सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो सबसे बड़ी संस्था होती रही बराबर वो पॉलिट ब्यूरो होता था, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता था और पॉलिट ब्यूरो, ये मिलके ही सारे निर्णय करते थे। नीचे डिस्कशन वगैरह जो भी होता था, धीरे धीरे ये सामने आया कि इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट तो बहुत कम है, सेंट्रलिस्ट एलिमेंट ही ज़्यादा है। तो ये तो बाद में, क्योंकि लेनिन की मृत्यु तो 1924 में हो गई, उसके बाद तो स्टालिन ने व्यवस्था चलाई, और स्टालिन के शासनकाल में तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल टोटलिटेरियन तरीके से चलती थी, काम करती थी। लेकिन लेनिन ने पार्टी के संगठन का ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अगर किसी दल को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसकी संरचना इस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। पार्टी में अनुशासनहीनता का या पार्टी में हर तरह के विचार के लिए स्थान नहीं। जो आइडियोलॉजी पार्टी की है वो आइडियोलॉजी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम केवल ये है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके अंदर आप जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके ऊपर विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन, ऐसे विकल्प जो कि हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो इस आधार पर लेनिन ने ये जो दल का विचार दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसका आगे के साम्यवादी आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसको चीन ने भी स्वीकार किया आगे चल के, और वेस्टर्न मार्क्सिज्म में ग्रैमशी वगैरह भी इसके ऊपर बहुत बल देते हैं कि बिना पार्टी के कोई साम्यवादी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती या कोई क्रांति नहीं हो सकती। तो एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन लेनिन का इस दृष्टि से भी है मार्क्सिज्म में, इस अर्थ, क्योंकि मार्क्स ने कोई पार्टी की बात नहीं की, लेकिन लेनिन ने कहा कि मार्क्स शायद उस समय की परिस्थिति में इस चीज़ को वो नहीं देख पाया या शायद आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब अनुभव से हम ये बात सीखे हैं कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। तीसरा, उसने एक आपत्ति जो कि उठाई जा रही थी और कहा जाता था, क्योंकि ये जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म था यानी लेनिन वगैरह, ये लोग मार्क्स का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको बहुत महत्व देते हैं। इन सब का ये दृढ़ विश्वास था कि मार्क्सिज्म एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। मार्क्सिज्म एक हमारे सामने साइंस ऑफ सोसाइटी पेश करता है, लेकिन इन लोगों के सामने कई बड़े प्रश्न भी उभर कर आ रहे थे विरोधियों की तरफ से। जो लोग मार्क्सवाद के विरोधी थे उनकी तरफ से ये तमाम आपत्तियां आ रही थी कि भाई आप तो कहते हैं कि मार्क्सिज्म एक साइंस है, लेकिन मार्क्स के तो सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हो रहे हैं। मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन होगी और जो सबसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं उनमें होगी, कहीं भी कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई। मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जल्दी ही आएंगे, तो अभी तक कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता। मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो उसको धीरे धीरे बहुत कमज़ोर कर देंगे, लेकिन कैपिटलिज्म तो और शक्तिशाली होता दिखाई पड़ रहा है और व्यापक होता जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्शंस आए मार्क्सिज्म पर,
जो कि एक तरह से फिलॉसफिकल ऑब्जेक्शंस थे, जो मार्क्सिस्ट थियरी थी उसी के ऊपर आपत्ति थी, तो इनका भी जवाब देना था। और एक कमिटेड मार्क्सिस्ट के तौर से लेनिन ने इनका जवाब भी दिया और उसने कहा कि नहीं, मार्क्स ने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिस्थितियों में हुआ है जो कि मार्क्स नहीं शायद देख पाया या उस समय इतना स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था। कैपिटलिज्म में एक नई स्टेज डेवलप हो गई जो है साम्राज्यवाद की या इंपीरियलिज्म की, और इस प्रकार से उसने एक पुस्तक की भी रचना की, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो उसने कहा कि कैपिटलिज्म इसलिए बच गया है या क्रांति इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि एक और हायर स्टेज जो कैपिटलिज्म की आ गई है, जो कि मार्क्स के समय शायद मार्क्स उसको समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, लेकिन जो एक स्टेज आ चुकी है और उसने कैपिटलिज्म को फिलहाल बचा लिया है, उसकी वजह से क्रांति फिलहाल नहीं हो पा रही है। और उसने उसको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि पूंजीपतियों ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादित वस्तुओं को खपाने के लिए, अपने उद्योग धंधों के लिए पूंजी को बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता चुना है और वो रास्ता है साम्राज्यवाद का। यानी जो यूरोप के पूंजीवादी देश हैं, उन्होंने एशिया अफ्रीका के गरीब देशों में अपने एम्पायर्स कायम कर लिए। उन एम्पायर से उनको कई तरह के लाभ होने लगे, जैसे कि उन एम्पायर्स की वजह से एक तो उनको कच्चा माल मिलने लगा, रॉ मटेरियल मिलने लगा, क्योंकि एशिया अफ्रीका के देश बहुत समृद्ध हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। फिर उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो एक तरफ उनकी लागत कम हो गई क्योंकि वे सब उनके अधीन हैं, तो उनको ड्रेन करके, उनका दोहन करके सब उनका कच्चा माल ले आ रहे हैं बहुत सस्ते में, तो उनकी लागत कम हो रही है। और जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके लिए उनको बहुत बड़े बाज़ार मिल गए हैं अपने इन कॉलोनियल कंट्रीज़ में, तो उनका जो माल है वो इन देशों में बिक रहा है। तो इसलिए पूंजीपतियों की जो वेल्थ है उसमें बहुत वृद्धि हो रही है, एक्यूमुलेशन जो वेल्थ का है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस एक्यूमुलेशन का एक हिस्सा वो अपने वर्किंग क्लास को देने लगे हैं। जो उनकी वेल्थ बढ़ी उसके कारण उन्होंने उसके कुछ टुकड़े अपने देश के वर्किंग क्लास के सामने डाल दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो गई। जो सर्वहारा वर्ग था उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई, उसका असंतोष थोड़ा कम हो गया, क्रांति का विचार वो थोड़ा भूल गए। तो ये जो इंपीरियलिज्म है, इस इंपीरियलिज्म ने क्रांति के रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट को थोड़ा सा रोक दिया है और इसलिए क्रांति नहीं हो पाई। इस इंपीरियलिज्म ने कैपिटलिज्म को थोड़ी ऑक्सीजन दे दी है, थोड़ी ताकत दे दी है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, लेनिन ने कहा, क्योंकि अब इंपीरियलिस्ट वार्स शुरू हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, इंपीरियलिस्ट वार्स था, जो इंपीरियलिस्ट देश हैं उनके बीच का युद्ध था। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही साम्राज्यवाद था। तो एक तो इंपीरियलिस्ट वार्स शुरू हो चुके हैं, इन पूंजीवादी देशों में आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं बंटवारे को लेकर, दुनिया के बंटवारे को लेकर, स्क्रैम्बल फॉर द वर्ल्ड कि एशिया में कौन देश हमारे पास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे पास आ जाएं कॉलोनी के तौर से, अफ्रीका में आ जाएं। उसके कारण इनके बीच युद्ध शुरू हो गए। उन युद्धों में उनको काफ़ी अपने जन और धन को लगाना पड़ रहा है, उसकी बड़ी कास्ट आ रही है, लिहाजा कैपिटलिज्म धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो
कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, जो उपनिवेश हैं, वहाँ की जनता में भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है। हमारे देश की संपदा को ये अपने देश में ले जाते हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे शोषण पर इनका विकास आधारित है। तो एक इनके खिलाफ असंतोष अभी तक अपने देश में था, अब इन कॉलोनियल कंट्रीज़ में भी इनके खिलाफ तीव्र असंतोष बढ़ेगा धीरे धीरे। अपने देश के जो प्रोलेटेरिएट हैं वो भी धीरे धीरे पूंजीपतियों की चालाकी को समझ जाएंगे। तो इसलिए कुल मिला के जो स्थिति है वो पूंजीवाद के नाश की ओर ही बढ़ रही है। थोड़ा पोस्टपोन हुआ है रेवोल्यूशन का काम, लेकिन रेवोल्यूशन तो होगी। और जो मार्क्स ने कहा कि वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन होगी, विश्वव्यापी क्रांति होगी, तो वो तो ऐसे ही होगी ना। विश्वव्यापी क्रांति की सारी परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं और वो कभी भी हो सकता है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीवाद का पतन अगर कुछ समय के लिए टल गया है, अगर क्रांति कुछ समय के लिए टल गई है, तो उसका कारण मार्क्स के विचारों में कोई दोष नहीं है। उसका कारण एक और हायर स्टेज है जो कि अब आ गई है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो शायद मार्क्स ठीक से देख नहीं पाया था या उस समय तो उस प्रकार से सामने नहीं आई थी। तो ये कारण है। तो इम्पीरियलिज्म भी जो है वो कैपिटलिज्म का एक एडवांस्ड फॉर्म है, और इसलिए कैपिटलिज्म का तो नाश अवश्यंभावी है। आज नहीं तो कल उसको नष्ट होना ही होना है। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण विचार था जो कि उसने इस तरह से मार्क्सिज्म को इस डायरेक्शन में भी डेवलप किया। तो इसलिए लेनिन के बारे में ये माना जाता है कि लेनिन ने मार्क्सिज्म को एडेप्ट किया रूस की परिस्थितियों के अनुसार, और मार्क्सिज्म को डेवलप किया, रीइंटरप्रेट किया रशियन कंडीशंस के अनुसार, रशियन सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो ये एक मुख्य बात है लेनिन के संदर्भ में कि लेनिन जो है वो मार्क्सिज्म को समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम करता है। अब एक दूसरा पक्ष इसमें है जो कि ट्राटस्की और स्टालिन के बीच एक और सैद्धांतिक विवाद पैदा हुआ, क्योंकि रूस में तो क्रांति हो गई थी, लेकिन रूस के आसपास सारे देश पूंजीवादी थे, सब घेराबंदी किए हुए थे और सब रूस पर प्रहार करना चाहते थे, वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे। तो एक विदेशी बाह्य शत्रु भी बहुत थे 1917 के बाद रूस के, और आंतरिक शत्रु भी बहुत थे, क्योंकि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, क्योंकि वो एक एग्रीरियन सोसाइटी थी, तो वहाँ पर जो कुलक्स थे यानी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, और लेनिन और स्टालिन के समय जिस तरह से खेती का सामूहिकीकरण हुआ था, कलेक्टिवाइजेशन हुआ था, जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने नष्ट किया था, जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के रिडिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ था, तो वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो निहित स्वार्थ वाले लोग थे जिनके ऊपर प्रहार हो रहा था, धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है उसका काफ़ी असर था रशियन सोसाइटी में, तो धर्म के ऊपर बड़ा प्रहार हो रहा था। जो सामंतवादी वर्ग था उसके ऊपर प्रहार हो रहा था, जो लोग राजशाही के ज़ारिस्ट गवर्नमेंट के समर्थक थे उनके ऊपर प्रहार हो रहा था, जो लोग बोर्जुआ लिबरलिज्म को मानने वाले थे यानी जो उदारवादी लोकतंत्रवादी थे उनके साथ झगड़ा हो रहा था। तो ये सब इंटरनल एनिमीज थे, आंतरिक शत्रु थे साम्यवादी सरकार के, जिनसे स्टालिन को निपटना था। तो बाह्य शत्रु भी काफ़ी थे और आंतरिक शत्रु भी काफ़ी थे। तो ये विवाद पैदा हुआ कि भाई रूस में तो क्रांति हो गई, अब रूस की क्या भूमिका है। एक भूमिका तो ये है कि वो अपने देश में इस क्रांति को स्टेबलाइज करे, मजबूत करे। क्या वो इस क्रांति को एक्सपोर्ट भी करे, यानी वो आसपास के देशों में भी क्रांति करवाए।
वहाँ पर भी पूंजीवाद को नष्ट करवाए, वहाँ पर भी समाजवादी व्यवस्थाएं कायम करने में भूमिका अदा करे। लेनिन ने जो इंटरनेशनल्स बनाए थे उनका एक प्रयोजन ये भी था, सेकेंड इंटरनेशनल, थर्ड इंटरनेशनल, उनके सबके ये प्रयोजन थे कि विश्व भर में साम्यवादी दल गठित हों और वे अपने अपने देश में एक स्ट्रेटजी बनाएं और जो स्थापित शासन है उसको समाप्त करने का काम करें। तो स्टालिन और ट्राटस्की के बीच इस बात को लेकर बड़ा मतभेद पैदा हो गया। वो पावर की राइवलरी तो थी ही कि लेनिन के बाद शीर्ष पद कौन संभाले, लेकिन उसमें ये एक थ्योरेटिकल इश्यू भी थी। ट्राटस्की ये मानता था कि इस रेवोल्यूशन को विश्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है। इसको वो कहता है, जिसको कहा गया परमानेंट रेवोल्यूशन का सिद्धांत, कि हमें केवल रूस में क्रांति करने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हमें इस क्रांति को विश्वव्यापी बनाने का काम करना चाहिए। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करें। तो इसलिए हमें और देशों में भी क्रांतियां कराने का काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन स्टालिन कहता था कि अभी तो हम अपने देश में ही ठीक से स्थापित नहीं हो पाए हैं, अभी तो हमारे देश के अंदर ही हमको उखाड़ फेंकने वाली शक्तियां बड़ी सक्रिय हैं। तो फिर हम, अच्छा, बाहर जो पूंजीवादी देश हैं वे भी बड़े शक्तिशाली हैं, साधन संपन्न हैं, उनसे मुकाबला करना भी उतना आसान नहीं होगा, और देश के अंदर ही इतने शत्रु हैं, पहले इन्हीं से निपटना है। तो इसलिए स्टालिन कहता था कि नहीं, पहले हम अपने देश में समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें, अभी हमें बाहर नहीं देखना है, अभी हमें केवल अपने देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और इसको कहा गया सोशलिज्म इन वन कंट्री, एक देश में समाजवाद का सिद्धांत। अंततः स्टालिन इस सत्ता संघर्ष में जीता, इस वैचारिक संघर्ष में जीता, और फिर स्टालिन ने अपनी राज्य की पूरी शक्ति देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में, सैनिक पुनर्निर्माण में, सामाजिक पुनर्निर्माण में लगा दी, और उसमें बहुत अधिक उसने शक्ति का प्रयोग भी किया, दमन उत्पीड़न भी किया, निर्ममता पूर्वक उसने विरोधियों का दमन उत्पीड़न किया। और स्टालिन के समय जो एक सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र कायम हुआ, उसका जो भयावह स्वरूप था वो धीरे धीरे विश्व के सामने भी आने लगा था। तो इसलिए रूस में जो साम्यवाद था, जो मार्क्सवाद था, वो इस रूप में सामने आया। ये अवश्य है कि 1989-90 में वो साम्यवादी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई, और आज जो रूस है वो उसी मार्ग पर चल रहा है, उसी विचारधारा का अनुसरण कर रहा है, जिस विचारधारा के विरोध में, जिस मार्ग के विरोध में लेनिन और उनके साथियों ने एक कितना क्रांतिकारी कार्य किया था। तो 1917 से 1989-90 तक रूस में साम्यवादी शासन कायम रहा, और रूस ने केवल अपने देश में ही साम्यवाद की स्थापना नहीं की, उसने चीन में भी साम्यवादी शासन को स्थापित करने में पूरा सहयोग किया, और पूर्वी यूरोप के देशों में भी, जैसे कि पोलैंड में, या जैसे कि हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में, युगोस्लाविया में, उसने बलपूर्वक साम्यवादी शासन स्थापित किया। यानी वहाँ पर कम्युनिज्म ऊपर से इम्पोज किया गया था, वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, कोई नीचे से रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ पर कम्युनिज्म को ऊपर से आरोपित किया गया। तो ये एक पक्ष है ईस्टर्न कम्युनिज्म का, जिसको कि हम लोग सोवियत कम्युनिज्म भी कहते हैं। अब सही अर्थ में जो पूर्वी साम्यवाद शब्द का प्रयोग करने का अगर कोई अधिकारी है तो वो चीन है, क्योंकि चीन एक पूर्वी सभ्यता है, एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, और वहाँ पर जो कम्युनिज्म माओ के नेतृत्व में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में स्थापित हुआ,
उसको आप ईस्टर्न कम्युनिज्म कह सकते हैं सही अर्थ में, क्योंकि रूस तो पश्चिमी देशों में उसका शुमार किया जाता है, यद्यपि वो पश्चिम के उन देशों में है जो कि काफ़ी हद तक पूर्व दिशा में है। तो जो चाइनीज़ कम्युनिज्म है, जिसके संस्थापक माओ त्से-तुंग थे और जिन्होंने कि काफ़ी लंबा संघर्ष किया तत्कालीन जो सरकार थी चीन में, जो तत्कालीन शासन तंत्र था चीन में, उसके विरुद्ध, और ये संघर्ष 1935 से बराबर चल रहा था माओ के नेतृत्व में, और अंततः 1949 में उनको इसमें सफलता मिली और रूस में चीन में एक साम्यवादी शासन तंत्र कायम हुआ जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ये 1949 में स्थापित हुआ। जैसे कि रूस में जो काम लेनिन ने किया कि उन्होंने मार्क्स को रशियन कंडीशंस के हिसाब से एडेप्ट किया, उनके मार्क्स के विचारों को रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढाला। इस काम को माओ ने चीन में किया कि उन्होंने भी जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ थे और लेनिन के भी जो आइडियाज़ थे, क्योंकि लेनिन से भी वो प्रभावित थे और लेनिन ने सहयोग भी किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ पर अपना शासन स्थापित करने में। तो जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ थे और जो लेनिन के आइडियाज़ थे, उनको चीन की परिस्थितियों के अनुसार ढालने में माओ ने भी काफ़ी भूमिका निभाई। और एक पक्ष जिसको कि अनदेखा किया जाता है ये कि माओ ने जो कम्युनिस्ट सिस्टम वहाँ पर कायम किया, उसमें उन्होंने जो चीन की जो ट्रेडिशनल जो विरासत थी, जिसको ताओइज़्म कहते हैं, उसके भी कुछ सूत्रों को लिया है। आमतौर से साम्यवाद किसी भी धर्म और परंपरा को कतई अस्वीकार करता है, लेकिन माओ क्योंकि काफ़ी व्यावहारिक व्यक्ति थे और माओ ने देखा था कि चीन में जो ताओइज़्म है इसका कितना गहरा प्रभाव है, तो उसने कई सूत्र अपने वैचारिक कोश में उस परंपरा से लिए थे। उनको काफ़ी उन्होंने उस तरीके से ढाला, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण किया। माओ एक थ्योरिटिशियन भी हैं, लेनिन की तरह एक सिद्धांतकार भी हैं, यद्यपि उतने बड़े सिद्धांतकार तो वो नहीं हैं, लेकिन वो लेनिन की तरह एक बहुत ही चतुर रणनीतिज्ञ भी है। और चीन जैसे देश में जहाँ पर विदेशी शक्तियाँ बड़ी सक्रिय थीं, जहाँ पर जो ज़मींदार थे वो बहुत ही बड़े शक्ति समूह थे, जहाँ पर जनता में बड़ी उदासीनता थी, बड़ी एपैथी थी कुछ भी परिवर्तन करने के प्रति, ऐसे देश को एक संगठित करके एक नई दिशा में ले जाना और धीरे धीरे एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करना, ये माओ का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कौशल भी था और रणनीतिक कौशल भी था। माओ ने जो मुख्य विचार प्रतिपादित किए, बल्कि ये कहें कि जो उन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन किए, वो भी 2-3 मुख्य बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने भी लेनिन की तरह ये माना कि भाई चीन में तो कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी है नहीं, यहाँ कोई प्रोलिटेरिएट उस तरह से है नहीं, यहाँ पर तो सब किसान हैं और वो बहुत ही गरीब हैं, उनका बहुत शोषण होता है। जो तत्कालीन राज व्यवस्था थी उसके प्रति उनके मन में बड़ा तीव्र असंतोष भी था। तो एक तो माओ ने बहुत अच्छी तरह सफाई से समझ लिया कि यहाँ पर जो भी क्रांति होगी उसकी ड्राइविंग फोर्स पेजेंट्री होगी, किसान होगा।
तो इसलिए वो मानते हैं कि ये हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें तो भाई पेजेंट्री को ये भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर किसान बहुत बड़ी संख्या में थे और वे भी शोषण उत्पीड़न के शिकार थे। तो एक तो लेनिन की तरह माओ ने भी पेजेंट्री के क्रूशियल रोल को, कि वो सेंट्रल फोर्स होंगी रेवोल्यूशन की या रेवोल्यूशनरी रिकंस्ट्रक्शन की, इस बात को उन्होंने माना और लोग उनको सप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि जो पैटी शॉपकीपर्स थे, जो छोटे छोटे दुकानदार थे और लोग थे, वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको सप्लीमेंट करेंगे, लेकिन मुख्य भूमिका तो पेजेंट्री की ही होगी। पेजेंट्री इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसा वो मानते थे। दूसरी बात, मार्क्स की बात को वो मानते थे कि जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन है, वो निर्मम शक्ति के प्रयोग से ही आ सकता है। और माओ का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, कि जो शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है। तो इसलिए वो मानते थे कि शक्ति और निर्मम शक्ति के प्रहार से ही आप जड़ स्थापित व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं और एक नई व्यवस्था कायम कर सकते हैं। मार्क्स की इस बात को कि बिना वायलेंस के, बिना ब्लडशेड के परिवर्तन नहीं होता, इसको लेनिन ने भी माना और इसको माओ ने भी माना। इसीलिए ये सब लोग रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन की इनएविटेबिलिटी, कि बिना रेवोल्यूशन के, बिना पावर के कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इसको सब मानते हैं लोग। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पावर को, यानी युद्ध तो हमें करना है, क्रांति तो हमें करनी है, लेकिन जो चाइनीज कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी हमारी कुछ थोड़ी डिफरेंट होगी। ग्रामशी ने जिसको कहा कि एकदम फ्रंटल अटैक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा चीन देश है, वहाँ पर जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं, यानी जो क्रांति विरोधी शक्तियाँ हैं, वो बड़ी शक्ति सक्रिय भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। हमारे जो साथ के लोग हैं वे अभी उतने जागृत भी नहीं हैं, उतने संगठित भी नहीं हैं, तो इसलिए हमको गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हैं, तब तो फ्रंटल अटैक की जो स्ट्रेटजी है वो ठीक होती है, कि सीधा हमला कर दिया। मार्क्स ने फ्रंटल अटैक की ही बात की है, कि सीधे एकदम मजदूर जो है वो क्रांति कर देंगे, पूंजीवाद पर हमला कर देंगे। लेकिन माओ कहता है कि भाई जो चाइनीज़ कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमको इस स्ट्रेटजी के मामले में अपनी परिस्थितियों का, अपनी शक्ति का, अपने विरोधियों की शक्ति का ठीक से अनुमान लगा के काम करना पड़ेगा, और इसलिए हमारे यहाँ गुरिल्ला पद्धति से हमें काम करना पड़ेगा। और उन्होंने इसी पद्धति से काम किया। लेकिन यह है कि हमारा जो काम है वो बराबर जारी रहना चाहिए गुरिल्ला पद्धति से, मतलब कोई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेंटलेस, बिना थके, बिना रुके अपना काम हम करते रहेंगे। गुरिल्ला पद्धति से लड़ेंगे, वो लंबी लड़ाई होती है। जो गुरिल्ला वारफेयर होता है वो लंबा वारफेयर होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, तो उनका वो ठीक है। लेकिन हम लड़ेंगे, बराबर लड़ते रहेंगे और एक दिन अपने शत्रु को उखाड़ने में सफल होंगे, और वो सफल भी हुए। अंततः वे चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुए। तो एक जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है माओ का, वो ये कि उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटजी हो वो हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए, और उन परिस्थितियों के हिसाब से उनको लगा कि जो गुरिल्ला वारफेयर है वो शायद उपयुक्त पद्धति होगी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो एक परमानेंट रेवोल्यूशन का विचार उन्होंने भी एक तरह से दिया,
लेकिन वो परमानेंट रेवोल्यूशन का मतलब ये है, वो कहते हैं कि भाई ये नहीं कि एक बार आपने चीन में साम्यवादी शासन तंत्र की स्थापना कर दी तो अब बस सब ठीक है, सब ठीक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग आम तौर से क्रांति के बाद शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। शुरू में उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। शुरू में विचारधारा के प्रति समर्पण होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समर्पण डाइल्यूट होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। संगठन में भी, विचारधारा में भी, उत्साह में भी कमी आने लगती है समय के साथ साथ। इसलिए हमें इस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को परमानेंटली बनाए रखना है, स्थायी भाव में रखना है, बार बार इसको रिन्यू करते रहना। और उनके पास, माओ के पास जब शासन स्थापित हो गया तो ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस सक्रिय हो गई हैं और उनको ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए माओ कहते हैं कि रेवोल्यूशन की स्पिरिट को एक परमानेंट फूटिंग पर, एक स्थायी आधार पर बनाए रखना पड़ेगा। और इसलिए माओ बार बार कुछ ऐसे नारे देते रहे, कुछ ऐसे उपाय बताते रहे जिससे ये रेवोल्यूशनरी फर्वर बना रहे लोगों में। जैसे कि 1958 के आसपास एक मूवमेंट आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग का आंदोलन। वो भी इसी का एक प्रयास था कि जो शिथिलता आ गई है वो दूर हो और लोग तेज़ी से लग जाएं, जो साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, पुनर्निर्माण का काम करना, उसमें तेज़ी आए। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो मूवमेंट, इसी तरह से 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन जो चीन में आई, सांस्कृतिक क्रांति, इसका एक उद्देश्य तो बताया जाता है कि विरोधियों को पहचानना और उनका अंत करना था, लेकिन साथ साथ ये भी था कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स थे उनको फिर से रिवाइव करना और नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में उनको स्थापित करना। जो रेड गार्ड्स के नाम से जो एक नवयुवकों का संगठन उन्होंने बनाया, तो वो इसीलिए था कि भाई आप इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाइए, जो कम्युनिज्म है उसको एक शक्तिशाली व्यवस्था के रूप में स्थापित करिए, उसमें आपका योगदान है। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के द्वारा उन्होंने उस क्रांति के भाव को सुदृढ़ करने का फिर से काम किया और जो रेवोल्यूशनरी रिकंस्ट्रक्शन समय के साथ कभी कभी मंद पड़ जाता है, वो फिर से तीव्र गति से आगे बढ़े। और इस तरह से उन्होंने बड़े एक परसिस्टेंट तरीके से, बड़े जुट के धीरे धीरे चीन की सैनिक शक्ति को, आर्थिक शक्ति को, सामाजिक शक्ति को बढ़ाने का काम किया। इसलिए माओ ये मानते हैं कि रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार हो गई और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। रेवोल्यूशनरी एक बड़ा काम तो एक बार हो गया, लेकिन उसको बार बार रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं वो हमेशा सक्रिय हो जाती हैं समय समय पर, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। तो उनको हमें हमेशा पहचानना है, उनका मुकाबला भी करना है। एक तो एक नकारात्मक काम करना है कि जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनको पहचानना है, उनको उखाड़ फेंकना है, और दूसरा जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो उसको तीव्र गति देना है, उसको फिर तेज़ी से बढ़ाना है। ये एक दूसरा प्रयास होना चाहिए। तो इस तरह से माओ ने कम्युनिज्म को एशियाटिक फॉर्म देने का प्रयास किया, चाइनीज़ फॉर्म देने का प्रयास किया। और माओ के जीवन काल तक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संचालन होता रहा। यद्यपि बाद में देन ज़ियाओपिंग और उसके बाद परवर्ती काल में चीन ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को काफ़ी हद तक छोड़ा है, और रूस की तरह वो भी इसी पूंजीवादी व्यवस्था के बहुत सारे तत्वों को
क्रमशः अंगीकार करता रहा। तो ये ईस्टर्न कम्युनिज्म है जिसमें रशियन कम्युनिज्म और चाइनीज़ कम्युनिज्म इन दो को हम शामिल करते हैं।